जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने क्लास AK अकेडमी में, जहां की इंडियन आर्मी की किसी भी पोस्ट की GK GS की तैयारी यानी प्रिपरेशन कराई जाती है और वो भी गारंटेड रिजल्ट के साथ, अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हो तो। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास में लाइव आप लोग पढ़ें तो प्लीज़ इसे अपने अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करें जो कि इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, या फिर अगर वो क्लास 9th 10th या 12th करने जा रहे हैं इस बार या यानी कि अगले ईयर, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। उनको बतलाइए कि आप GK GS यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि आपके 9th 10th या 12th में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स अगर आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है, जो कि क्लास 9th 10th या 10th और 12th ये दोनों क्लास का, तो आपका वो ऑब्जेक्टिव के तौर पे आप उस क्वेश्चन को जो इस क्लास में हो रहा है आप बना करके आइएगा और आपका सवाल निश्चित ही सही बनेगा या फिर आप बना के आओगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। और फ्रेंड्स सभी लोग जो इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग अटेंडेंस यानी उपस्थिति के तौर पे जय हिंद कहना नहीं भूलेंगे। और चलिए फ्रेंड्स हर दिन की तरह आज भी हम 2 क्वेश्चन लास्ट में करेंगे और कल के 2 क्वेश्चन के डिस्कशन के रूप में जो हमने कल दिया था आपको, वो भी हम वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि आज के हमारे क्लास का पहला सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल है, मोटर वाहन में निम्नलिखित में से कैसा इंजन लगा होता है? ऑप्शन नंबर ए डीजल इंजन, या फिर ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल इंजन, या फिर ऑप्शन नंबर सी CNG इंजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी अंतर्दहन इंजन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि मोटर वाहन जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, कार हो गया, या 2 पहिया वाहन हो गया, जो भी है वो सारे में जो है पेट्रोल भी लगता है, किसी में डीजल भी लगता है। तो ये सारा आंसर, और CNG ऐसा ये कोई आंसर नहीं होगा। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्दहन इंजन। ये इंजन का प्रकार होता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि मोटर वाहनों का पावर यानी कैपेसिटी किस में मापा जाता है, तो हॉर्स पावर यानी कि HP कहेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा क्यों हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन के कारण, ऑप्शन नंबर सी विकिरण के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी विसरण के कारण। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण के कारण। फ्रेंड्स ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, चाहे आप जैसा भी बना लो फिर भी उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उसी छिद्र के माध्यम से पानी कुछ वाष्पित होता है और वही वाष्पीकरण के कारण ही ये पानी ठंडा हो जाता है। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल, पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा का चरम स्रोत क्या है? यानी कि पृथ्वी पे जो ऊष्मा सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है वो किस चीज से होती है, माध्यम क्या है उसका, ये बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा, या फिर ऑप्शन नंबर बी विकिरण ऊर्जा, या फिर ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा, या फिर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के क्रस्ट का आंतरिक तापमान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ये विकिरण ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और विकिरण ऊर्जा सूर्य से जो प्रकाश धरातल पे आती है वो विकिरण के माध्यम से ही आती है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, या फिर बहुत अधिक होता है? ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कम होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, और क्या होता है ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आपको उसको ध्यान में रखना है केवल। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्लास ये वीडियो पसंद आता है और आप अगर इस क्लास में नए हैं तो प्लीज़ इस क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें नई वीडियो को पाने के लिए। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर ए नीला, या फिर ऑप्शन नंबर बी नारंगी, या फिर ऑप्शन नंबर सी काला, या फिर ऑप्शन नंबर डी उजला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लोग क्लास में रेगुलर होंगे उन लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, काला दिखाई देता है। और फ्रेंड्स ये नीला, हरा और लाल ये तीनों प्राथमिक रंग हैं, इसको भी आप ध्यान में रखना है आपको। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है,
मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए टेस्ला, या फिर ऑप्शन नंबर बी वेबर, या फिर ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कूलम्ब। तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट यहाँ पे बतलाना है, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई यानी कि यूनिट वेबर होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास लाइव हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, उन दोस्तों के पास जो कि इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, ताकि हम लोग सभी मिलके लाइव क्लास कर सकें। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का विवरण है? ऑप्शन नंबर ए भाग 1, या फिर ऑप्शन नंबर बी भाग 3, या फिर ऑप्शन नंबर सी भाग 7, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। और फ्रेंड्स ये मौलिक अधिकार, फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का भी प्रावधान लिया गया है। इसको भी आप साथ साथ में ध्यान में रख के चलेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए भाग 1। तो फ्रेंड्स ये भारत के संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, इसको भी आप साथ साथ में ध्यान में रख के चलेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कीड़ों के काटने के कारण होने वाला रोग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए रेबीज, या फिर ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, या फिर ऑप्शन नंबर सी खसरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी आंत ज्वार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। कीड़े के काटने से मलेरिया ही होता है, मच्छर यानी कि जो मच्छर है ये कीड़ा ही तो है। और मलेरिया ये मादा एनाफिलिस मच्छर ही होता है, जिसके काटने से मलेरिया रोग होता है। और फ्रेंड्स रेबीज ऑप्शन नंबर ए में है रेबीज। तो रेबीज ये किसी संक्रमित कुत्ते के जो कुत्ता संक्रमित होता है उसके लार से फैलने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रेबीज जो है ये संक्रमित बीमारी है। और फ्रेंड्स इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, यानी कि रेबीज पानी से भय लगना, इसको भी साथ साथ में ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है? ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण, या फिर ऑप्शन नंबर बी बीटा कण, या फिर ऑप्शन नंबर सी गामा कण, या फिर ऑप्शन नंबर डी यह सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि अल्फा बीटा और गामा ये तीनों कण जो होते हैं ये तीनों कण ही मौजूद होते हैं, इसको ध्यान में रखना है रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में या तत्व के रूप में। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाएगा किस रेडियो सक्रिय तत्व की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गामा। इसको भी साथ साथ में आप ध्यान में रख के चलेंगे। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है ही, आप लोग को पता है। दूध से दही का बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन ही है। पानी का भाप बनना ये भौतिक परिवर्तन है। और ऑप्शन नंबर डी कोयले को जलाना ये रासायनिक परिवर्तन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पानी का भाप बनना। फ्रेंड्स इसको आप इस तरह से समझिए, क्योंकि ये जो बारिश होती है ये कई जो महासागर हैं जो नदियाँ हैं उन सभी से जो जल होती है वह वाष्पित होकर के आकाश में बादल के रूप में इकट्ठी हो जाती है और कुछ समय बाद बारिश होती है। तो ये वही आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के तौर पे कि और पानी का भाप बनना ये भौतिक परिवर्तन है इस तरह से। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में है लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है और लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, वह पदार्थ जो मानव शरीर में वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन्स, या फिर ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, या फिर ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन्स। फ्रेंड्स प्रोटीन्स जो हैं ये मानव शरीर में वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के काम में आते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, जिस वजह से हम किसी भी काम को कर पाते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, एक खगोलीय इकाई निम्नलिखित के बीच औसत दूरी होती है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी तथा सूर्य, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, या फिर ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी तथा सूर्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्लूटो तथा सूर्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि जो खगोलीय दूरी मापते हैं वो दूरी किस चीज़ से किसकी होती है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं ए
पृथ्वी तथा सूर्य से बीच की दूरी जो होती है वही खगोलीय दूरी के रूप में कहलाती है, जिस वजह से ही ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल है, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित, यानी कि एक परमाणु जो होता है उस परमाणु के नाभिक में क्या क्या मौजूद होता है ये आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या फिर ऑप्शन नंबर डी केवल न्यूट्रॉन। तो मैं जब तक ऑप्शन बोलता हूं तब तक अगर आपने इसमें आंसर ढूंढ रखा है, पहले से इसको सुन रखा है, तो आप उसको आंसर कर लेंगे और मैंने क्या बतलाया है वो भी आप देख लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। परमाणु के नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने का काम करता है। इस दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली वैक्सीन किसने निर्मित की थी या विकसित की थी? ऑप्शन नंबर ए जेम्स सिम्पसन, या फिर ऑप्शन नंबर बी जॉन साल्क, या फिर ऑप्शन नंबर सी J.H. गिब्सन, या फिर ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट एडवर्सन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पोलियो का जो टीकाकरण होता है इसकी खोज जॉन साल्क द्वारा की गई। और फ्रेंड्स पोलियो दिवस हर साल 16 जून को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये पोलियो जो रोग है ये विषाणु जनित रोग है, इसको साथ साथ में आपको ध्यान में रख के चलना है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, खाना बनाने वाली गैस मुख्यतः है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर सी मेथेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस मिक्सचर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि ये थोड़ा इंग्लिश में है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा इंग्लिश है तो कोई मैटर नहीं है, मैं आपको हिंदी में बोल के बतला रहा हूँ। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेथेन। तो फ्रेंड्स आप लोग को जो लोग क्लास में रेगुलर रह रहे हैं उनको पता होगा कि मेथेन एक प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मेथेन है, जिससे कि फॉर्मूला होता है CH4 मेथेन, और यही गैस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर सी संसद, या फिर ऑप्शन नंबर डी विधि मंत्रालय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संसद। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो है होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के संसद का अंग कहलाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। लेकिन संसद की कार्यवाही में राष्ट्रपति भाग नहीं लेता है, ये भी ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पौधे के किस भाग में से हल्दी प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जड़, या फिर ऑप्शन नंबर बी तना, या फिर ऑप्शन नंबर सी फल, या फिर ऑप्शन नंबर डी फूल। तो फ्रेंड्स पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है आपको बतलाना है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तना। पौधे का जो हम हल्दी भाग खाते हैं वो तना भाग खाते हैं, ना कि जड़ खाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। और फल और फूल जो धनिया होता है उसके सूखी पत्तियां और फल काम में आते हैं, इसको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, बैटरी में इस्तेमाल होने वाले अम्ल, ऑप्शन नंबर ए अम्ल हैं, ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड, या फिर ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक अम्ल। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो कि बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी वाली जो बैटरी होती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय में होता है, HCl जिसे कि कहते हैं, और ये लाइसोसोम में भरा होता है, इसको ध्यान में रखना है। और एसिटिक एसिड, ये जो नींबू होता है ये फिर सिरका होता है, जिसे कि इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, उसमें पाया जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर ऑप्शन नंबर डी या यांत्रिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है पौधा, जब प्रकाश की उपस्थिति होती है। और केवल फोटोसिंथेसिस में प्रकाश ही नहीं होता है, और भी कई फैक्ट हैं जिनको प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा यूज़ करता है, इसको ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है,
पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए परागन, या फिर ऑप्शन नंबर बी संघनन, या फिर ऑप्शन नंबर सी भोजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी वाष्पन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परागन। और फ्रेंड्स ये परागन दो प्रकार के होते हैं जो कि पौधे में होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। इस दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और फ्रेंड्स भोजन, पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है, इसे भी साथ साथ में ध्यान में रखना है। और चलिए फ्रेंड्स आगे तो कोई सवाल है नहीं, देखते हैं कि कल के सवालों के जवाब किन किन लोगों ने दिए हैं और क्या सही जवाब होगा वो हम आपको बतलाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए, आगे हम देखते हैं कल का सवाल। और आपको आज भी 2 सवाल मैं दूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट करके लिखने हैं। तो फ्रेंड्स कल का जो दूसरा सवाल था, पहला नहीं दूसरा सवाल, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन तो है ना, यहाँ पे आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है सर्वाधिक मात्रा में सूर्य में मौजूद होता है। सूर्य का जो अधिक भाग है वो हाइड्रोजन ही है। और फ्रेंड्स जो पहला सवाल था मैंने पूछा था वीडियो के बीच में, वो था महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो राजघाट के नाम से जाना जाता है। ये दोनों सवाल के जवाब मैंने बतला दिए। और चलिए देखते हैं कि कल के सवालों के जवाब किन किन लोगों ने दिए हैं। शिवानी कुमारी आपने कहा है जय हिंद सर, चलिए जय हिंद, धन्यवाद। और शिवानी कुमारी आपने कहा है हाइड्रोजन, सही बात है, आपका आंसर सही है। और फिर आपने रंजन कुमार आपने कहा है जय हिंद, चलिए जय हिंद। धीरू कुमार आपने दिया है जवाब हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन कार्बन। तो फ्रेंड्स ये सही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रभावी और जो आंसर होता जिसका कि जवाब सही होता वो होता हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन कार्बन लिखे हैं, ये ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे सवाल मैंने पूछा था वो हाइड्रोजन ही होगा, ये तीनों नहीं होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। और चलिए सही है, आपने दिया तो कम से कम कुछ तो जवाब दिया। अभिषेक कुमार सिंह आपने कहा है जय हिंद सर जी, चलिए धन्यवाद, जय हिंद। और शिवानी कुमारी आपने कहा है राजघाट से जाना जाता है, चलिए ये भी जवाब आपका सही। और धीरू कुमार आपने भी जवाब दिया है राजघाट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो जवाब दिए हैं लगभग सभी लोग के जवाब सही हैं, किसी का गलत नहीं है। लेकिन धीरू कुमार आपने जो एक छोटी सी गलती की है कि सवाल में जितना पूछा जाता है आपका आंसर केवल उतना ही होना चाहिए, आप ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो सवाल में जो पूछा गया है उसके अनुसार जो हमारा आंसर होगा वो हाइड्रोजन ही होगा, हीलियम और ऑक्सीजन कार्बन ये नहीं देंगे। हाँ ये मौजूद ज़रूर होता है। चलिए देखते हैं कि आज का जो सवाल है वो क्या है। फ्रेंड्स आज का आपका पहला सवाल है, आपको बतलाना है मनुष्य के शरीर में जो रक्तचाप होता है यानी कि ब्लड प्रेशर वो किस चीज़ से मापा जाता है और कितना होता है, ये आपका पहला सवाल है। और दूसरा सवाल आपसे है, इजी सवाल है, आपको बतलाना है किडनी का वजन, मनुष्य की किडनी का वजन कितना होता है आपको बतलाना है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय